हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन पे। मेरा नाम सत्यम सिंह है और मैं यहाँ पे आपका फिजिक्स मेंटर हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट। हम लोग जानेंगे आज के इस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ हमें पढ़ना है जब चार्जेस रेस्ट स्टेट में होते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। हम लोग इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है ये पढ़ते पढ़ते वो ये है कि क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। बचपन से आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करते आए होंगे जिसमें आप अपने बालों पे कॉम्ब रगड़ते होंगे या स्केल रगड़ते होंगे। उसके बाद आप उसको किसी पेपर के नज़दीक ले जाते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि पेपर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि पेपर अट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे, तो इस बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो नोट कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। ये प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है। एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है वो बने होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से। जो मैटर होता है वो बने होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से। कोई मैटर बना होता है एटम से और उन एटम्स के अंदर होते हैं बेसिकली तीन बहुत ही सब पार्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम लोग ये जानते हैं, हम लोग को ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है सेम अमाउंट का, बट उसका जो साइन होता है वो इसके ऑपोजिट होता है। तो माइनस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस। तो बस प्लस कर देंगे यहाँ पे, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है न्यूट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है उसका नेचर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का होता है, मतलब उस पर जो चार्ज होता है वो नील होता है। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा। इसके अलावा फिर अब हम लोग लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन। तो मेरे साथ नोट कीजिएगा। अरे यार, it is the physical property, it is the physical property of matter by which it experiences a net force when placed in external electromagnetic field. When placed in external electromagnetic field. ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है। It is the physical property of matter by which it experiences a net force when placed in external electromagnetic field. तो क्या होता है इस डिफिनेशन का मतलब हम समझने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कंप्राइज करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंप्राइज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स का। इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनता है। तो हमारा जो चार्ज बॉडी है, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर कुछ चार्ज है। ठीक है, जब ये चार्ज बॉडी जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तब भी ये कोई फोर्स फील करेगा, तब जब ये रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यही चार्ज बॉडी आएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो अगर ये मोशन में रहता है तो फिर इस पर एक नेट फोर्स लगेगा।
ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट, इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप्स। आप सभी लोग जानते होंगे इस बारे में, तो ये तो बहुत ही बेसिक है। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसको आप टाइप कह लीजिए या नेचर कह लीजिए, सब सही है। अब आप सब तो होशियार हो ही गए हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनका नेचर क्या होता है? वो दो तरह के नेचर में पाए जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिएगा, इट इज कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड। जो चार्ज है ये कंजर्व्ड है। मतलब क्या हुआ? मतलब मैं समझाता हूं आपको। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? अब आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा कोई सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर का कोई असर ना पड़े। समझे? किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का जब हमारे सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ता है तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है। जैसे सपोज कीजिए कि हम, अब सवाल आ रहा होगा कि सिस्टम भी क्या होता है? तो जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं ना, हम उसे सिस्टम कहते हैं। जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हम उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में एक लड़का है चुन्नू नाम का। बाल है इसका, किंग नहीं है। हाँ, तो जो चुन्नू लड़का है, अगर मैं इस रूम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये रूम हो गया सिस्टम। ठीक है, अगर मैं इस रूम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये रूम हो गया सिस्टम। अब ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कैसे बनेगा हम समझते हैं। ये जो रूम है ये तभी आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा जब इस पे किसी एक्सटर्नल एजेंट का कोई फर्क ना पड़े। चाहे आप बाहर प्रेशर कितना भी क्यों ना कर दीजिए, चाहे आप बाहर प्रेशर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, कुछ कीजिए, अगर उसका असर अंदर नहीं पड़ता है, अगर उसका असर अंदर नहीं पड़ता है तो कहेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है? हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है। सिस्टम इज आइसोलेटेड। समझे? ठीक है। तो चार्ज इज कंजर्व, ये जो स्टेटमेंट है इसको बहुत लोग लिखता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत लोग इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लिखते हैं। ये भी सही है कहना। तो चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब ये हुआ कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा चार्ज है इनिशियली वही बराबर होगा फाइनली। ठीक है, अगर इस रूम में इनिशियली 2 कूलम का चार्ज था, चलिए -2 ले लेते हैं कि इनिशियली अगर इस रूम में -2 कूलम का चार्ज था तो कुछ हुआ होगा उसके बाद भी, कभी भी आप एट t = 1 पे देखिए, सॉरी एट t = आप 0 सेकेंड पे देखिए या फिर एट t = आप इन्फिनिटी पे देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा ये चार्ज -2 कूलम ही मिलेगा। ठीक है, तो चार्ज फॉलोज द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर इट इज कंजर्व्ड। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसको नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। तो मैं एक काम कर सकते हैं आप लोग कि मैं पूरा लिख लूंगा, उसके बाद मैं साइड हट जाऊंगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लोग तब नोट कीजिएगा। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड, या फिर इसको बहुत लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस टर्म को ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपके मन में फिर सवाल आ रहा होगा कि अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो सबर रखिए बताता हूं मैं आपको। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना वो हमेशा किसी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जो चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो हमेशा किसी इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, किसी बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। दैट इज Q is equal to plus minus NE where N is integer, where N belongs to integer।
ठीक है। इट इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी चार्ज, इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी चार्ज जो होगा वो हमेशा इस बेसिक चार्ज के ई क्या होता है? तो ई होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी चार्ज जो होगा वो हमेशा इस बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, तो इस पे जो चार्ज होगा ना वो होगा 3, जो एग्जिस्ट कर सकता है वो ये कर सकता है 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कैसे? क्योंकि ये जो है हम लोग से लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। हम ये बेसिक फॉर्म हो गया चार्ज का, सॉरी बेसिक स्टेट, और ये हो गया उसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो इस बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इस फॉर्म में करेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से लिख देंगे 3.0 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम तो ये चार्ज एग्जिस्ट करता होगा। ये चार्ज कभी नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा ये चार्ज एग्जिस्ट? क्योंकि ये चार्ज जो है वो इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। समझे? तो नोट कीजिएगा इसको। तो पॉइंट नंबर 4 नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। अब ये आप लोग को बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास का क्या मतलब हुआ। तो सब्र रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया का हर एक बॉडी जिसके पास मास होगा उस पर चार्जेस कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ नोट कीजिएगा, बट वाइस वर्सा डज नॉट एग्जिस्ट। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास but mass is not associated इस दुनिया में मैं कह रहा था कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी जो मास होगा, कोई भी बॉडी जिसके पास मास होगा उस पर कुछ ना कुछ चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बॉडी मतलब किसी चीज़ पे चार्ज है, किसी पार्टिकल पे चार्ज है तो उसके पास मास हो ही। समझे? फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान से फिर से समझिएगा मेरे साथ कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास मास है तो हो ना हो इस पे चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ पे चार्ज है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास मास हो। ये कहता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। छठा पॉइंट लिखिएगा, इट्स एसआई यूनिटीज। इट्स एसआई यूनिटीज कूलम। क्या होता है एसआई यूनिट? कूलम होता है। एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है इनका नाम। सातवां पॉइंट लिखिएगा, इट्स सीजीएस यूनिटीज। इट्स सीजीएस यूनिटीज स्टैट कूलम। बहुत लोग इसको ईएसयू भी बोलते हैं, या बोलते क्या होता है ये यूएसयू। ठीक है, इट्स सीजीएस यूनिटीज स्टैट कूलम। हम लोग चार्ज को एक और यूनिट में नापते हैं, वो होता है एबी कूलम। क्या होता है? एबी कूलम। ठीक है, हम लोग चार्ज को एक और यूनिट में नापते हैं, वो होता है एबी कूलम। इतना नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन एबी कूलम, स्टैट कूलम
एंड स्टार्ट कूलम एंड कूलम। बहुत सस्ता सा रिलेशन है, बहुत ही सस्ता है, यूँ सीख जाएंगे। क्या होता है कि पहले देखिए हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं, सबको पहले इक्वेट कर देते हैं। एक तरफ ए बी कूलम लिख दीजिए, थोड़ा स्पेस दे करके एक तरफ कूलम दे देते हैं, और एक तरफ स्टार्ट कूलम दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए रिलेशन कुछ बहुत ही मतलब रिलेशन कुछ ऐसा है कि एक कूलम इज इक्वल टू 1/10 ए बी कूलम। जो एक कूलम होता है वो 1/10 ए बी कूलम के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 ए बी कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। समझे? वन ए बी कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, और एक कूलम इज ऑल्सो इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम। जो एक कूलम होता है वो 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम के बराबर होता है। तो यहां तो रिलेशन साफ हो गया कि अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा क्या कहते हैं स्टार्ट कूलम में कन्वर्ट करना है कूलम में आपको, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए 4 × 10⁹, 4 स्टार्ट कूलम। चलिए और सस्ता ले लेते हैं, पहले आपके लिए आसान क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ दिया हुआ है 4 स्टार्ट कूलम। अगर सवाल आपको दिया हुआ है 4 स्टार्ट कूलम, तो मैं पूछूं कि बताओ 4 स्टार्ट कूलम में कितना कूलम होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि एक कूलम इज इक्वल टू इतना स्टार्ट कूलम होता है, एक कूलम इज इक्वल टू इतना स्टार्ट कूलम होता है। तो एक स्टार्ट कूलम में कितना हो जाएगा कूलम? 1 ESU बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 × 10⁹ कूलम। 1 ESU बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 × 10⁹ कूलम। तो 4 ESU बराबर कितना हो जाएगा? 4 ESU बराबर 4/3 × 10⁻⁹ कूलम। समझे? तो काफ़ी सस्ता सा रिलेशन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। बहुत बार सवाल में ऐसे आ जाते हैं कि कूलम ना देकर के वो स्टार्ट कूलम दे देते हैं या फिर वो ESU दे देते हैं। तो सब क्वेश्चन का ट्रिक होता है फंसाने का आप लोग का, तो इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 ये है कि लाइक चार्जेस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस repel each other, but opposite charges attract each other। समझे? मतलब अब ये लाइक और डिसलाइक का बात कहां से आ गया? लाइक और ऑपोजिट, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज। तीनों का केस ध्यान से समझिएगा। ये दोनों हो गया ऑपोजिट केस का। इस बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, और जो इस बॉडी पे चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है। तो दोनों जो चार्जेस है ना, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर हम इन्हें नजदीक लाना चाहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब कैसे भागते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। एक्चुअली यहाँ पे काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप तो बचपन से पढ़े होंगे ना। अब पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स, तो वही पुश काम कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे रिपेल नहीं, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, माय मिस्टेक। यहाँ एक्चुअली ये अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों नजदीक में आएंगे। यहाँ इस केस में ये रिपेल करेंगे। दोनों सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो ये दोनों चार्ज रिपेल करेंगे। यहां भी सेम चीज, इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों भी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इस बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रीजन क्या है? सेम रीजन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, नोट कीजिएगा।
पॉइंट नंबर 9 नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। इट कैन बी algebraically add or subtract, ठीक है। 10वां पॉइंट नोट कीजिएगा। हाँ अब नहीं, ठीक है, इतने पॉइंट्स काफी, सॉरी 10वां पॉइंट, ये पॉइंट्स जो 10वां 11वां 12वां पॉइंट होगा उसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है वो। If a charge is placed in external electric field, if a charge is placed in external electric field, if a charge is placed in external electric field, either in rest or in motion, it experiences a net force, ठीक है। ये हो गया हमारा 10वां पॉइंट। इसका मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं, पहले नोट कीजिएगा। इफ अ चार्ज is placed in external magnetic field, if a charge is placed in external magnetic field only when in motion, experiences a net force, ठीक है, नोट कीजिएगा। 12वां पॉइंट नोट कीजिएगा। when a charge is placed in when a charge under accelerated motion, when a charge under accelerated motion, then either in rest or in motion, it experiences a net charge, a net force, तो चलिए मैं आपको पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 का मतलब समझाता हूं। बहुत ही सीधी सी बात है। अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, केस 1 यानी कि पॉइंट नंबर 10 जो था, जो पॉइंट नंबर 10 था वो ये कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, नन्हा मुन्ना प्यारा सा कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा, ठीक है, उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ये चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 11 था वो ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वो मोशन में है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर वो मोशन में है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और तीसरा केस है कि अगर वो मोशन में है, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है,
समझते हैं ना? अगर नहीं समझते हैं तो हमारा मोशन का लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा उसको। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर हमेशा एक चार्ज, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो मैं आपको 10वां पॉइंट, 11वां पॉइंट और 12वां पॉइंट फिर से रिवाइज करा देता हूं। 10वां पॉइंट कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो चाहे वो रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे, उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा। दूसरा जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 11, वो कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो अगर वो रेस्ट में है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो मोशन में है तो उस पर एक फोर्स जरूर लगेगा। इस फोर्स को क्या कहते हैं, इसके बारे में सारा डिटेल हम लोग अपने अगले लेक्चर में जानेंगे। फिर जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में रहे, उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं एक नया टॉपिक, वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब एक और वर्ड आ गया जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। वो वर्ड ये है कि चार्जिंग क्या होता है। आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो क्या मतलब होता है चार्जिंग का, हम लोग समझने वाले हैं। तो चार्जिंग का मतलब सिंपली आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर पे। वो ये है कि स्टार्टिंग में बताया था, आप कॉम्ब लीजिए, उसको अपने सर पर रगड़िए और किसी पेपर के पास लेके जाइए। क्या होगा, पेपर अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, या तो कॉम्ब और पेपर दोनों पे कुछ ना कुछ चार्जेस आ गए होंगे। ठीक है, तो समझते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अरे मैं तो आपको चार्जिंग का डिफिनेशन बताया नहीं ना। चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट चार्ज गेन कर लेता है। ठीक है, चार्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट चार्ज गेन कर लेता है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग। किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, समझते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। नाम से क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करेंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझिए ऐसे ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। जब हम ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को रब करेंगे एक दूसरे से तो क्या होगा कि किसी एक पार्टिकल के, मतलब किसी एक बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉडी पे जंप कर जाएंगे। अगर ए के कुछ इलेक्ट्रॉन्स बी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब जंप कर जाते हैं, तो क्या होगा, बी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे जो चार्ज होगा वो कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, इस पे जो चार्ज होगा वो कुछ बढ़ जाएगा, और चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है तो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, जितने यहाँ से जाएंगे उतना कमी हो जाएगा ना यहाँ पे। तो पहले ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, लेकिन अब इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो ये कुछ चार्ज गेन कर लेगा। देखिए अभी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है ना, इस पे चार्ज बढ़ा, इस पे घटा, ओवरऑल 0 हो गया, नील, ओवरऑल तो नील बचा, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। आप लोग ये भी पढ़े हुए होंगे हीट ट्रांसफर से, क्लासिक्स का टॉपिक है। कंडक्शन कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पहले से ही, कोई चार्ज पार्टिकल, कोई बॉडी है जिसपे पहले से कोई चार्ज है और कोई दूसरा बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज पार्टिकल जब हम लोग किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो नोट कीजिएगा कि दोनों बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है। बॉडी ए और बॉडी बी का कांटेक्ट होना जरूरी है। तो जब बॉडी ए और बॉडी बी कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इसके कुछ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जब बॉडी दोनों कांटेक्ट में आ गए, जो बॉडी जब कांटेक्ट में आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा कि इस पे जो चार्ज है वो थोड़ा सा घटेगा और कुछ पॉजिटिव बचेगा, और इस पे भी कुछ बढ़ेगा। ऐसे समझिए, इनिशियली अगर इस पे चार्ज था 2 कूलम का, इनिशियली अगर बॉडी ए पे चार्ज था 2 कूलम का प्लस 2 कूलम का, तो जब हमने दोनों को सटा दिया, दोनों को कांटेक्ट में लाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे यहाँ पे जंप कर गए। तो ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे इस पे, वो इस चार्ज को कम करना चाहेंगे। तो मान लीजिए कि बाद में लेटर ऑन इस बॉडी पे 1.8 कूलम का चार्ज बचा, तो इस पे कितना जाएगा, 0.2 कूलम का चार्ज आ जाएगा इस पे। मतलब ये जो बॉडी इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज था और ये बॉडी जो इनिशियली
क्या कहते हैं न्यूट्रल था, लेटर ऑन कांटेक्ट में लाने के बाद क्या हुआ, ये बॉडी पे 1.8 कूलम का चार्ज आ गया और इस बॉडी पे 0.2 कूलम का चार्ज आ गया। तो ये बॉडी पहले न्यूट्रल था लेकिन अब ये चार्ज हो गया है ना, इस पे 0.2 कूलम का चार्ज आ गया है, समझे। इस बॉडी पे जो पहले क्या कहते हैं न्यूट्रल था, अब वो 0.2 कूलम चार्ज एक्वायर कर रहा है, मतलब ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसमें दोनों बॉडी पहले न्यूट्रल थे और अब दोनों ही चार्ज हो गए हैं, तो नोट कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन के बारे में। किसके बारे में, इंडक्शन। इंडक्शन जो मेथड है चार्जिंग का, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज, सेम चीज, कोई बॉडी इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा और कोई दूसरा बॉडी, काम कीजिए अंदर लिख लीजिए बॉडी का नाम, नामकरण बहुत जरूरी होता है बच्चों लोग, दोस्तों, ठीक है। कोई बॉडी इनिशियली कुछ चार्ज होगा उसके ऊपर और कोई दूसरा बॉडी जो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जब ये दोनों बॉडी को बिना कांटेक्ट में लाए, बस थोड़ा सा नजदीक कर देना है, मतलब ऐसे समझिए कि एट t = 0 दे आर सेपरेटेड, एट t = 0 डिस्टेंस बिटवीन देम इज इन्फिनिटी, मान लीजिए बहुत दूर है, ठीक है। फिर एट t = सम टाइम, एट t = सम टाइम t, उनके बीच डिस्टेंस घटा करके कुछ ला दिया गया, कुछ होगा डिस्टेंस, बहुत ही नजदीक ला दिया, मतलब समझ रहे हैं ना, भावनाओं को समझिए। तो एट t = t टाइम पे हमने इनको नजदीक लाया, तब होगा क्या, जो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, मतलब इस बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा, नेगेटिव चार्ज को करेगा ना। तो क्या होगा कि इस सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर इस सरफेस के एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो अदर साइड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बॉडी है, ये दो फेज में बट गया। एक तरफ का जो फेज है वो हो गया नेगेटिवली चार्ज और जो एक तरफ का बॉडी हो गया वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। और हाँ, एक पॉइंट जो मैं आपको मिस कर गया था कंडक्शन में, उसे नोट कीजिएगा। जो चार्ज ट्रांसफर होगा दोनों बॉडी में, जब कांटेक्ट में दोनों, तो कब तक होगा ये प्रोसेस तभी तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल मतलब सेम ना हो जाए। ये जो चार्ज ट्रांसफर का समय है ये तभी तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, समझे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। थैंक यू।